कहां तक बताओ? लोन पेयर निकालना सीख लिया था है ना? नहीं, लोन पेयर के अलावा तो बहुत कुछ सीख लिया था हमने। समचक्रीय लिखा था क्या लास्ट? को भी बताओ मेरे को। अच्छा, लोन पेयर ही सीखा था, ठीक है। लोन पेयर निकालने आ गए सबको? ठीक है। अब एक बात और ध्यान रखना कि जब भी अगर सिंगल बॉन्ड है, जब भी अगर डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये हमें पता ही है ऑलरेडी कि सिंगल बॉन्ड में और डबल बॉन्ड में और ट्रिपल बॉन्ड में कितने सिग्मा कितने पाई है, पता है क्या? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड कितने सिग्मा होते हैं इसमें? एक सिग्मा। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड में, ये सबको पता है ना? जिसको नहीं पता वो लिख लेना। ठीक है, समझो अब इधर। अब हम बात करते हैं कि हाइब्रिडेशन निकालने की सिंपल सी ट्रिक क्या है। जब भी हाइब्रिडाइजेशन या संकरण की बात करेंगे, तो ये अभी अपना एक्चुअली टॉपिक नहीं है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, संकरण क्या होता है, कौन कौन से पार्टिसिपेट करते हैं, ये नहीं सीखना आपने को। तो सीधा अभी सिंपल सी ट्रिक हम लोग ये सीख रहे हैं, हाइब्रिडेशन निकालना कैसे। अगर कहीं लिखा हो कि sp2 कार्बन है तो उसका मतलब क्या है, क्योंकि एरोमेटिसिटी चेक करेंगे तब अपने को sp2 कार्बन की जरूरत पड़ेगी। रिएक्शन पढ़ेंगे एल्केन एल्केन एल्काइन की, तब अपने को इसकी जरूरत पड़ेगी। हम वहाँ पे कहेंगे ये इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक कर रहा है तो sp2 कार्बन पे कर रहा है, sp3 कार्बन पे कर रहा है, तो ये कैसे देखना है, सिंपल सी बात ये है। तो हाइब्रिडाइजेशन देखने का सिंपल सा तरीका ये है, आपको n की वैल्यू निकालनी है। n की वैल्यू निकालने के लिए आपको करना है सिग्मा और लोन पेयर को काउंट, ठीक है। सिग्मा और लोन पेयर को आपको क्या करना है, काउंट करना है। अगर सिग्मा और लोन पेयर को काउंट करने पर जो वैल्यू आ रही है, जैसे ni, n कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, तो अगर n की वैल्यू अगर 2 आती है तो आप बोलोगे हाइब्रिडाइजेशन कितना है, sp। अभी n की वैल्यू 2 क्या होती है एक्चुअली, ये होती है ऑर्बिटल्स, कितने ऑर्बिटल या कितने कक्षक भाग ले रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आपको पता है हाइब्रिडाइजेशन या संकरण में भाग कौन लेता है, कौन लेता है, कक्षक भाग लेते हैं, ऑर्बिटल भाग लेते हैं, ठीक है। एटम या इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेते, ऑर्बिटल्स यानी कक्षक भाग लेते हैं। तो 2 ऑर्बिटल है तो ऑब्वियस सी बात है एक s का और एक p का ले लिया हमने, ठीक है। अगर n की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ रही है, 3 आ रही है, तो कितना हो जाएगा, sp2 हो जाएंगे, एक s का और 2 p के। n की वैल्यू 3 आ रही है तो sp2 और 4 आ रही है तो sp3 हो जाएंगे, ठीक है। n की वैल्यू 5 आएगी तो sp4 लिख दें क्या, नहीं, क्यों, p में नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होते हैं, बात समझ आ गई। तो sp4 नहीं लिख के हम लोग लिखते हैं sp3, एक d का आ जाएगा। n इक्वल टू 6 होगा तो sp3 d2, और n इक्वल टू 7 होगा तो sp3 d3। बात समझ आई। अपने ऑर्गेनिक में तो खैर काम आने वाले हैं ये 3, ये तो इनऑर्गेनिक में काम आएंगे, ठीक है ना। तो अपने तो यहाँ पे ये काम आएंगे ये, हालांकि इनकी शेप भी आती है आपको अगर ध्यान होगी तो। sp शेप होगी तो कैसा होगा, लीनियर, रेखीय। sp2 होगा तो शेप ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, समतल क्या, त्रिकोणीय, या समतल त्रिभुज, समतल त्रिकोण, कुछ भी कह सकते हो। sp3 है तो टेट्राहेड्रल। ऑर्गेनिक में तो ये 3 ही काम आएंगे आपके ज़्यादातर, बट आगे अगर ये काम आएंगे तो इसकी शेप क्या होगी, ट्राइगोनल बाईपायरामिड, ट्राइगोनल बाईपायरामिड। अच्छा, इसको क्या कहते हैं, चतुष्फलकीय। इसको हिंदी में कहेंगे ट्राइगोनल को त्रिकोणीय द्विपिरामिड,
ठीक है, sp3d2 के लिए ऑक्टाहेड्रल OH, ऑक्टाहेड्रल क्या कहते हैं ऑक्टाहेड्रल को? अष्ट फलकीय। और sp3d3 के लिए पेंटागोनल बाइपायरामिड। पंचकोणीय द्विपिरामिड। क्लियर है? तो बाकी याद रहे नहीं रहे, आपको कौन से याद रखने ऑर्गेनिक के लिए? ये तीन। sp3 तक तो आपको हर हाल में याद होना चाहिए, किसका हाइब्रिडेशन कैसे निकालना है, किसकी ज्योमेट्री कैसी है। क्लियर है क्या? लिख लोगे इसको, फिर देखते हैं इसका यूज कैसे करना है। कर लिया कॉपी? एक बालक पूछ रहा है सर इसमें लोन पेयर होंगे तो भी यही रहेगी क्या? यही होगी क्या? चेंज होगी भाई। ये जो है ना, ये शेप तब रहनी है जब लोन पेयर कितने दे रखे हो? 0। हालांकि वैसे अगर ये ज्योमेट्री लिख रहे हो तो ज्योमेट्री तो यही रहेगी, ज्योमेट्री सेम रहती है, शेप चेंज होती है जब आ जाता है क्या? लोन पेयर। तो लोन पेयर जब कितना हो? 0, तो आपको यही टेबल यूज करनी है कि भाई लोन पेयर 0 होंगे तो ये होगा। जब लोन पेयर प्रेजेंट होंगे तो ज्योमेट्री तो यही रहनी है, लेकिन उसकी शेप रिपल्सन की वजह से क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। जैसे अगर एक एग्जांपल में ये बताऊं आपको कि sp3 की मूल जो ज्योमेट्री है वो तो कितनी है? टेट्राहेड्रल ही है। तो जिसका sp3 हाइब्रिडेशन आएगा उसकी ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल ही रहेगी, उसका स्ट्रक्चर, उसकी संरचना चेंज होने लगेगी लोन पेयर की वजह से। पता है ना ऐसा कुछ? अभी बता देता हूँ एक बार। वैसे हालांकि आपको
इसकी शेप से भी कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मैं शेप नहीं सिखा रहा, ये तो सब आगे की बात है। मैं तो अभी आपको केवल हाइब्रिडेशन निकालना सिखा रहा हूँ, शेप वेप तो सब डिटेल में आ जाएगी। ये लिख दिया सब। एग्जाम्पल देता हूँ, पूछा है तो आप लोगों ने। देखो इधर कि जैसे एक सबसे बेसिक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, मीथेन का ले लिया, मीथेन, अमोनिया और H2O। ठीक है, अब आपको क्या देखना है, इनका शेप वेप देखनी है। हालांकि अपन शेप नहीं सीख रहे, बट पूछा है तो आप एक बात देख लो बस। तो पहले तो इसका सब कुछ देखने के लिए आपको हाइब्रिडेशन की जरूरत पड़ेगी। हाइब्रिडेशन देखना आता ही है। हाइब्रिडेशन देखने के लिए मैंने क्या बताया, हाइब्रिडाइजेशन आपको देखना है तो आपको n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। n की वैल्यू क्या होती है, सिग्मा प्लस लोन पेयर काउंट करने बस आपको, और कुछ नहीं करना। तो इस पे सिग्मा कितने बन रहे होंगे, 4, ये ऐसा ही तो है। ठीक है, तो 4 तो सिग्मा है इस पे, प्लस लोन पेयर कितने, 0। तो टोटल आया कितना, n की वैल्यू 4 है तो क्या होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इधर एक लोन पेयर होता है कि इस पे, तो सिग्मा कितने दिख रहे होंगे, 3 हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, तो ये कुछ ऐसा दिख रहा होगा आपको, है ना। तो 3 सिग्मा प्लस एक लोन पेयर, तो ये कितना है, 4। तो ये भी क्या है, sp3। फिर अगर इसको देखेंगे तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है आपको, याद है क्या, लोन पेयर बनाना सिखा दिया था आपको। तो कितने सिग्मा कितने लोन पेयर दिखेंगे, 2 सिग्मा प्लस 2 लोन पेयर, कितना हो गया, 4। मतलब ये भी क्या हो गया। तो सर ये तो समझ में आ गया, इन सबका हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण कितना है, sp3 है। ठीक है, सबका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। तो ज्योमेट्री सबकी अगर पूछी जाए तो ज्योमेट्री तो सबकी क्या होगी, चतुष्फलकीय होगी। जियोमेट्री यानी ज्यामिति, ज्यामिति तो टेट्राहेड्रल ही होगी। ठीक है, तो ज्योमेट्री तो सबकी टेट्राहेड्रल होगी। तो ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है, ज्योमेट्री फिक्स रहती है, चेंज क्या होगी, शेप या संरचना या आकार चेंज हो जाएगा, संरचना चेंज हो जाएगी, आकार बदल जाएगा। तो इसके ऊपर लोन पेयर है ही नहीं, यहाँ लोन पेयर कितना है, 0। तो आकार इसका वही होगा, दिखेगा कैसा, ये टेट्राहेड्रल ही दिखेगा, चतुष्फलकीय ही दिखेगा, चतुष्फलकीय जैसा है वैसा ही दिखेगा। लेकिन इसमें सर ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर क्या करेंगे, इस पर रिपल्शन करेंगे, तो ये बॉन्ड क्या हो जाएंगे, पास पास आ जाएंगे। तो ये कैसा दिखने लगेगा, पिरामिड दिखने लगेगा। तो सर इसकी जो शेप नज़र आएगी वो आपको पायरामिड नज़र आएगी, पिरामिड, पिरामिड। सर यहाँ पे और ज़्यादा रिपल्शन करेंगे, ये 2 लोन पेयर है तो ये एकदम मुड़ जाएगा, ये हो जाएगा ऐसा, कैसा हो जाएगा, वी शेप, बेंट भी बोलते हैं इसको। ठीक है, बेंट सुना है क्या नाम, बेंट, तो कुछ भी वर्ड बोल सकते हैं, बात समझ में आ गई। तो ये आप कह सकते हो कि सर ये लाइनें तब रटनी है जब लोन पेयर कितना है, 0। लोन पेयर 0 है तो ये सब की शेप भी यही होगी, इन सब की ज्योमेट्री भी यही होगी। लेकिन जब लोन पेयर आ जाते हैं तो लोन पेयर जब आ जाते हैं तो लोन पेयर क्या करते हैं, रिपल्शन करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं। और ये थ्योरी कौन सी है, VSEPRT थ्योरी है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, संयुक्ता कोश इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। ठीक है, जो आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते थे, याद आया ऐसा कुछ। तो रिपल्शन, और उसमें भी ये पढ़ते थे कि भाई लोन पेयर के बीच में रिपल्शन सबसे ज़्यादा होता है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर के अंदर थोड़ा कम होता है, और सबसे कम बॉन्ड पेयर में होता है। इसलिए मैंने लोन पेयर बॉन्ड पेयर वाली टर्म कल ही आपको समझा दी कि लोन पेयर में वर्ड यूज़ कर रहा हूँ तो मतलब क्या है, बॉन्ड पेयर यूज़ कर रहा हूँ तो क्या है। बॉन्ड पेयर का मतलब क्या बताया था, जो बॉन्ड बनाने में भाग ले रहे, कौन से वाले, आउटर मोस्ट के, और आउटर मोस्ट के जो बंद बनाने में भाग नहीं ले रहे वो लोन पेयर हो जाएंगे। तो इसलिए जो स्टार्टिंग में मैं आपको बेस बता रहा हूँ ना, ये पूरी केमिस्ट्री का बेस है। अगर ये आपको 2-3 क्लास का मैटर ध्यान नहीं है ना, तो फिर आप केवल चैप्टर रटोगे तो फिर वही केमिस्ट्री टफ ही रह आएगी आपको। बात समझ में आ गई। तो लोन पेयर है तो शेप चेंज होती है, ज्योमेट्री तो वही की वही रहती है। तो एक समझने के लिए आप ये लिख लो ताकि आपके दिमाग में ये कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो।
लोन पेयर कैसे लगाते हैं पता कैसे चलेगा? लोन पेयर बता दिया कैसे पता लगाते हैं, कल वाली क्लास देखिए। व्हाट इज द शेप बिटवीन ज्योमेट्री, शेप एंड ज्योमेट्री? ज्योमेट्री फिक्स होती है, शेप चेंज हो जाता है। लोन पेयर कैसे देखते हैं? मेरी क्लास मिस हो गई थी। आपको ये क्लास मिलती है ना ऐप पे, तो आपकी मिस हो जाती है तो आप उसको वापस देख लिया करो, कौन सी दिक्कत है? आपके पास ऑप्शन तो है ही है, जब मर्जी पड़े जब देख सकते हो। और वही वाली बात, मेरी हर क्लास एक दूसरे से लिंक्ड होगी। मैं मेरी सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूँ आपको, तो हर एक क्लास आप जरूर पढ़ना। बीच में एक भी क्लास मिस होगी तो आगे का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा, क्योंकि आगे क्या आने वाला है वो मैं पहले ही आपको समझा के चल रहा हूँ, ताकि बीच में अपने को कन्फ्यूजन ना हो कि अच्छा ये सर sp2 कार्बन क्या था। तो इसलिए मैं आपको पहले ही सारा बेस समझा रहा हूँ, पूरी केमिस्ट्री की जान है ये। अब आपकी क्या एक्चुअली चीज़ें तो पूछ रहा है, पर वो चीज़ें उसने कोर्स में सिलेबस में सारी नहीं लिखी है। कोर्स के अंदर केवल ये लिख दिया बस कि भाई IUPAC नाम। अब IUPAC नाम तब समझ में आएंगे जब IUPAC नाम के ऊपर जो जुड़े हुए ग्रुप आपको पता हो। लंबी कार्बन चेन जोड़ दी, उस पर नीचे 3 कार्बन जोड़ दिया, आइसोप्रोपाइल जोड़ दिया। अब आइसोप्रोपाइल उसका नाम लिखने के लिए उसका पहले कॉमन नेम पता होना चाहिए कि आइसोप्रोपाइल ये होता है, आइसोब्यूटाइल ये होता है। अब केवल वहाँ पे IUPAC लिख दी। अब IUPAC पढ़ाएंगे तो आपको केवल वो समझ ही नहीं आएगा सर आइसोप्रोपाइल नाम का ऐसा है, क्योंकि आइसोप्रोपाइल IUPAC नाम है ही नहीं, वो कॉमन नेम है। तो थोड़ा सा बेस पहले आपको कॉमन नेम का पढ़ना पड़ेगा, तब IUPAC समझ आएगी। बच्चा ये सोचता है सर ये तो है ही नहीं सिलेबस में, क्यों पढ़ा रहे हैं? तो आपको नहीं पता इसलिए तो हम आपको पढ़ा रहे हैं, अब इसलिए तो पढ़ने आए हो आप, क्योंकि आपको ये पता नहीं कि पढ़ना कैसे, किस सीक्वेंस में पढ़ना है, ताकि वो चीज़ समझ आए। तो आप टेंशन मत लो, आप तो बस केवल जो पढ़ा रहे हैं उसको अच्छे से पढ़ते रहो, आपको बहुत अच्छे से हर एक चीज़ सिस्टमेटिक समझ आ जाएगी केमिस्ट्री में। हटाएं इसको, ठीक है। अब कुछ एक फटाफट से मेरे को आंसर दे दो कि हाँ हाइब्रिडाइजेशन हम इजीली निकाल पाएंगे। हाइब्रिडाइजेशन, तो मैं फटाफट से कुछ एग्जांपल लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, वही लिख देता हूँ जिनके अंदर आप लोगों ने लोन पेयर निकाले थे, ताकि आपको इजी हो जाएंगे वो। BF3, SF4, SF6, PCl3, PCl5। आपको ज्योमेट्री नहीं लिखनी है, आपको केवल हाइब्रिडाइजेशन ही लिखने हैं इनके, ठीक है। चलो XeF2 भी लिख देते हैं और XeF4 भी लिख देते हैं और XeF6 भी लिख देते हैं। निकाल सकते हो इनके अंदर हाइब्रिडाइजेशन, कुछ नहीं करना, केवल 2 बातें करनी है। क्या क्या काउंट करने हैं? सिग्मा काउंट करना है और लोन पेयर काउंट करने हैं। सिग्मा मतलब सिंगल बॉन्ड होते हैं, सिंगल बॉन्ड आपको दिख जाएंगे, और लोन पेयर काउंट करना आपको आता है। फटाफट से लिख लो। बातें मत करो भाई, खुद से सोल्व करो।
कर लिया सोल्व? सभी का आ गया? ऐसा कोई तो है नहीं है ना कि सर पेन ही नहीं चलाना आ रहा, मैं कैसे स्टार्ट करूं, कुछ भी समझ नहीं आया, ऐसा तो कुछ नहीं है। चलिए तरीका वही है, आपको क्या क्या काउंट करने, सिग्मा प्लस लोन पेयर। इसमें सिग्मा कितने नजर आएंगे? 3, लोन पेयर कितने? 0, कितना हो गया? 3, 3 मतलब sp2 आ गया क्या सबका? ठीक है। SF4 सिग्मा कितने नजर आएंगे? 4, क्योंकि 4 फ्लोरीन तो सिंगल बॉन्ड से जुड़ेंगे तो 4 सिग्मा तो होंगे ही होंगे। लोन पेयर कितना नजर आएगा? 1 आएगा क्या? ठीक है, टोटल कितना हो गया? 5 मतलब sp3d। कोई दिक्कत? ठीक है। SF6 6 फ्लोरीन जुड़ रहे हैं तो 6 फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड से जुड़ेंगे तो 6 के 6 क्या होंगे? सिग्मा। तो 6 सिग्मा प्लस लोन पेयर कितना हो गया? 0, तो कितना हो गया? 6, 6 मतलब sp3d2। PCl3 फास्फोरस कितने? 3 सिग्मा, तो 3 क्लोरीन की वजह से दिखेंगे 3 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर दिखेगा यहाँ पे, कितना हो गया? 4, 4 मतलब sp3। ठीक है। PCl5 5 क्लोरीन दिख रहे हैं तो 5 सिग्मा तो होंगे ही होंगे, लोन पेयर कितना हो जाएगा? 0, तो हो जाएगा कितना? 5, 5 मतलब sp3d। क्लियर है क्या? ठीक है। XCF2, अब XC वाला निकाला क्या आपने? XC का तो हमको सर विन्यास ही बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, तो फिर हम लोग बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन कैसे देखेंगे? तो इसके लिए आपको थोड़ा सा सहारा देगी पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी। और आवर्त सारणी का आपको थोड़ा बहुत आइडिया है कि सर आवर्त सारणी लगभग पीरियोडिक टेबल ऐसी होती है ना? ठीक है, ऐसी है भाई। अब इसमें ये जिनोन विनोन ये कहाँ मिलेंगे आपको? नॉल गैस में मिलेंगे। एस ब्लॉक में या पी ब्लॉक में? किधर लास्ट में है क्या? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ऐसे ही पढ़ा था। तो सर ये तो सर 0 ग्रुप में है और इसी को 18 ग्रुप भी, 18वां नंबर भी बोलते हैं। और इनके आउटर मोस्ट में सबके कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। याद आ गई क्या बात? तो इनके सबके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तभी तो कहते हैं इनका अष्टक जो है ऑक्टेट वो क्या है? पूरा भरा है। अपवाद केवल एक ही है, कौन? हीलियम एक्सेप्शन है। सर हीलियम ऑक्टेट कभी नहीं बनाता, ये डुप्लेट बनाता है, क्योंकि इसके पास जगह ही नहीं 8 इलेक्ट्रॉन रखने की, इसका तो साइज ही बहुत छोटा है। तो अगर कोई आपसे ऐसा पूछ ले कि इनर्ट गैसेस में ऐसा कौन सा एक्सेप्शन है जो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करता, अष्टक पूरा नहीं करता, कौन? हीलियम। हीलियम सर कभी ऑक्टेट या अष्टक पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि उसका साइज छोटा है, उसके पास इतने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करने के लिए जगह नहीं है। बाकी उसके अलावा छोड़ दे तो सभी जो हैं एलिमेंट, उन सबका ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट है। सभी का अष्टक पूरा है, मतलब सभी के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है। बस आपका हो गया क्वेश्चन सोल्व। अब जिनोन के आउटर मोस्ट में आपको कितने इलेक्ट्रॉन दिखेंगे? 8। XC 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें से 2 फ्लोरीन तो ले गए, 2 सिग्मा, तो कितना हो गया? 2 तो सिग्मा नजर आएंगे। और लोन पेयर कितने हो गए? 1 2 3, तो कितना हो गया? 5, 5 है तो sp3d। बात समझ आ गई क्या? ये निकाल लिया था क्या सबने? वेरी गुड। तो ये अब अपने आप क्लियर हो गया। 4 सिग्मा यहाँ से, लोन पेयर कितने बचेंगे? अब 2 बचेंगे, 6 हो गया। 6 मतलब क्या हो गया? sp3d2। और नेक्स्ट वाले में 6 तो सिग्मा यहीं से हो गए, प्लस 1 क्या हो जाएगा? लोन पेयर। तो 7, 7 मतलब sp3d3। अब क्लियर है क्या सब कुछ? सारा कितने जनों का सही था? वेरी गुड। तो जिनके गलत हुआ उनको समझ में आ गया क्या गलती होनी है। चलो नेक्स्ट टॉपिक करें, इसको कॉपी कर लो, कुछ लिखना है तो।
हटाएं इसको, ठीक है। अब यहां पर एक और बात आएगी छोटी सी, वो आएगी डिग्री ऑफ कार्बन, ये भी लिख लो। डिग्री ऑफ कार्बन हिंदी में क्या कहेंगे, कार्बन की डिग्री, एक ही बात है, डिग्री की कोई हिंदी नहीं है। ये क्यों पढ़नी जरूरी है, क्योंकि आप आगे जाओगे इसी चैप्टर में तो चौथा टॉपिक जो आपके दे रखा है वो है इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, रेजोनेंस, पढ़ा है ऐसा, वहाँ आता है 3 डिग्री कार्बोकेटायन, 2 डिग्री कार्बोकेटायन, 1 डिग्री कार्बोकेटायन, बताओ सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन, 3 डिग्री कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल। अब हमको यही पता नहीं 3 डिग्री क्या है, तो ये बेसिक चीज़ें वहाँ बार बार काम आने वाली है, तो सब पहले निपटा रहे अपन। तो इस डिग्री ऑफ कार्बन का मतलब क्या है, कार्बन के पास कौन कौन सी डिग्री है, MSc है, PSc है, ऐसा वो नहीं, ऐसा नहीं, नालायक, नो सर। डिग्री का मतलब वो नहीं, इस डिग्री का मतलब होता है कि कार्बन डायरेक्ट कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो कार्बन डायरेक्ट कितने कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है वो कहलाती है कार्बन की डिग्री। तो इस बेस पे कार्बन कितने टाइप के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के, कौन कौन से, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री होता है, नालायक होता है क्या, नहीं सर 4 डिग्री क्यों नहीं होता है, जबरदस्ती होता है। कितने डिग्री होती है कार्बन की, 3 नहीं होती, 4 होती है, बट वही अपनी आदत वही पड़ी 3 डिग्री तक, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, क्योंकि हम लोग सिक्वेंस ही उसी का रटते हैं कि 3 डिग्री कार्बोकेटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। 4 डिग्री कार्बन भी होता है, देखो इधर। तो 1 डिग्री कार्बन का मतलब है वह कार्बन जो कितने कार्बन जुड़ा हुआ हो, डायरेक्ट एक कार्बन से जुड़ा हो, तो वो कहलाता है कौन सा कार्बन, 1 डिग्री कार्बन। तो 2 डिग्री कार्बन वह कार्बन जो डायरेक्ट 2 कार्बन से जुड़ा हो, 3 डिग्री कौन होगा, वो कार्बन जो डायरेक्ट 3 कार्बन से जुड़ा हो, और 4 डिग्री वो होगा जो कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा हो। ठीक है, इस लाइन का क्या मतलब है, ऊपर से कॉपी करनी, तो इतना टाइम पास नहीं करना अपने को, मेन मेन बातें समझनी है कि इसका मतलब एग्जैक्टली क्या है। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको। ठीक है, अब आपको इसमें बताना है कि 1 डिग्री कार्बन कितने, 2 डिग्री कितने, 3 डिग्री कितने, 4 डिग्री कितने। तो पहले ये लिख लो कि मतलब क्या है इसका। लिख लिया, ये रहा क्वेश्चन, करो सोल्व, और इसमें मेंशन करो कि कौन सा कार्बन कितने डिग्री है और काउंट करो कितने डिग्री कार्बन की संख्या कितनी है। लिख लो, आंसर मत बोलो अभी, वरना बच्चे आधे क्या करते हैं, आंसर सुन के लिख लेते हैं, उनको मतलब ही नहीं क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, वो दिक्कत है फिर।
जहाँ कार्बन लिखा वही मेंशन कर दो, ये 1 डिग्री का है, 2 डिग्री का है, 3 डिग्री का है, फिर काउंट कर लो नीचे कि 1 डिग्री कितने, 2 डिग्री कितने, 3 डिग्री कितने, 4 डिग्री कितने। आ गए? चलिए बोर्ड पे देखिए, ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? ये तो 1 से जुड़ा है डायरेक्ट, कितने डिग्री? 1 डिग्री। ये डायरेक्ट कितने से जुड़ा है? इसी 1 से जुड़ा हुआ है। ये डायरेक्ट कितने जुड़ा है? इसी 1 से जुड़ा हुआ है। ये डायरेक्ट कितने से जुड़ा हुआ है? इधर और इधर दोनों तरफ 1 से जुड़ा है, 2 डिग्री। ये भी 1 से जुड़ा हुआ है, 1 डिग्री। ये कितने जुड़ा है? एक इससे 2 डिग्री। ये वाला 2 डिग्री हो ही गया। ये वाला 4 डिग्री है क्या? तो 4 डिग्री होता है नहीं होता है? बिल्कुल होता है। ठीक है, ये वाला, ये तो सीधा इससे जुड़ रहा है, 1 डिग्री। ये वाला 1 और 1 2 से जुड़ा हुआ है। ये वाला 1 2 3 से जुड़ा हुआ है। सभी तरह के कार्बन है इसमें। 1 डिग्री कितने हैं? 5 ही ना? ठीक है। 2 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री 1 2 3, ठीक है। 3 डिग्री 1, 4 डिग्री 1। कहानी समझ में आ गई? अब जैसे होता है डिग्री ऑफ कार्बन, वैसे ही होता है डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। तो नेक्स्ट लगाओ। अच्छा, इसमें एक कन्फ्यूजन हो जाता है, ये CH4 का कार्बन कितने डिग्री कार्बन है? वन डिग्री डेफिनेशन क्या पड़ी है? वह कार्बन जो डायरेक्ट एक कार्बन जुड़ा हुआ है। तो वह कार्बन जो डायरेक्ट एक कार्बन जुड़ा है, कहाँ जुड़ा हुआ है? डायरेक्ट एक कार्बन से। तो ये कोई 1 डिग्री नहीं है। अब देखो, इसको सब लोग अलग अलग पढ़ाते हैं। हम जब IIT मेडिकल में पढ़ाते हैं तो इसको हम सुपर 1 डिग्री बोलते हैं। तो कहीं कहीं आपको ये सुपर 1 डिग्री मिल सकता है, कोई 0 डिग्री बोलता है। तो इसके लिए कोई पर्टिकुलर टर्म कहीं भी डिफाइन नहीं है। ठीक है, तो जो बोल दो वही सही। हालांकि कभी पूछते नहीं, क्योंकि ऐसा कोई डिफाइन नहीं करेगा। बट आपकी नॉलेज के लिए हम लोग IIT मेडिकल में तो इसको सुपर 1 डिग्री पढ़ाते हैं। ठीक है, तो आप चाहे आकाश में चाहे LN में कहीं भी पढ़ते हो, आपको ये सुपर 1 डिग्री मिलेगा। ठीक है ना? तो सुपर 1 डिग्री बोला जाता है जनरली इसको 1 डिग्री नहीं बोलते। ठीक है, कोई लोग इसको 0 डिग्री पढ़ाते हैं। बट आपको लोड लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके ना मेंशन है ना आपको इस तरह का कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। चलो हटाओ इसको। तो ये हो गया। इसके बाद सेम उसी तरीके से आपको आती है डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। तो लिखो डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। चलिए, अब डिग्री ऑफ हाइड्रोजन का मतलब भी क्या है? वही कि हाइड्रोजन डायरेक्ट कितने हाइड्रोजन से जुड़ी। हाँ, हाइड्रोजन जुड़ेगा ना। लाइक हाइड्रोजन कैसे जुड़ता है? हाइड्रोकार्बन में कार्बन से जुड़ता है। तो हाइड्रोजन डायरेक्ट कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो सिंपल सी बात है कि जिस कार्बन से जितने हाइड्रोजन जुड़े होंगे वो उसकी डिग्री है। मतलब 1 डिग्री कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा है वो कितने डिग्री का हाइड्रोजन? 1 डिग्री हाइड्रोजन। जो 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा है तो 2 डिग्री हाइड्रोजन। जो 3 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ी है वो 3 डिग्री हाइड्रोजन। और जो 4 डिग्री कार्बन जुड़ी है वो होती नहीं है। 4 डिग्री कार्बन से कभी कोई हाइड्रोजन नहीं जुड़ती। क्यों? चारों वैलेंसी पूरी हो चुकी है उसकी। ढंग से देखो डायग्राम। ये 4 डिग्री कार्बन है, इससे कभी हाइड्रोजन जुड़ सकती है क्या? तो कभी भी 4 डिग्री कार्बन से कोई हाइड्रोजन नहीं जुड़ती, इसलिए कभी 4 डिग्री हाइड्रोजन। बात समझ में आ गई? तो कार्बन 4 डिग्री तक हो सकता है, लेकिन हाइड्रोजन केवल 3 डिग्री तक ही होगी। क्लियर है? अरे बोलो, समझ आ रही है सब अच्छे से? बिल्कुल। तो 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री हाइड्रोजन। डेफिनेशन क्या हो गई? वह हाइड्रोजन जो 1 डिग्री कार्बन से जुड़ी हो, वह हाइड्रोजन जो 2 डिग्री कार्बन से जुड़ी हो, वह हाइड्रोजन जो 3 डिग्री कार्बन से जुड़ी हो। लिख लो। और 4 डिग्री हाइड्रोजन कभी होती
नहीं है। कभी किसी केस में हो सकती है क्या 4 डिग्री हाइड्रोजन? होती नहीं है। देख लिया क्वेश्चन वही सेम, ये रहा आपका 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री हाइड्रोजन की संख्या फटाफट से निकाल लो। इसी पे हाइड्रोजन जोड़ लो इन सब पे, अब हाइड्रोजन की संख्या बता दो कितनी कितनी है किस किस की। 1 डिग्री टोटल कितनी है, 2 डिग्री टोटल कितनी है, 3 डिग्री टोटल कितनी है, फटाफट कर लो। सोली दो कॉपियां मत देखो। जो भी ऑनलाइन वाले देख रहे हैं अच्छे से सुनते रहें, समझते रहें, आपके सारे डाउट अपने आप ही क्लियर हो जाएंगे। आगे क्या कर लिए सोल? चलो इस पर हाइड्रोजन कितने? 5 हैं, 3 ही तो आएंगे। इस पे 3, इस पे, 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 बस काउंट कर लो। अब तो क्या दिक्कत है? तो 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री हाइड्रोजन, 1 डिग्री टोटल कितने हो गए? अच्छा ये 5 है ना, तो 5 × 3 15 हो जाएंगे, सीधी सी बात है। 2 डिग्री कार्बन 3 है, तो 3 × 2 6। 3 डिग्री हाइड्रोजन 1 है, तो 1 पे कितना हो सकती है? कितनी है? 1 ही है क्या? 4 डिग्री हाइड्रोजन होती नहीं है। क्लियर सारी बात? अब हम पढ़ सकते हैं आराम से नोमेनक्लेचर। हटाएं इसको, कर लिया कॉपी। एक छोटा सा टॉपिक और है, आपको इस तरह का क्वेश्चन भी पूछते हैं, क्योंकि आपके लास्ट टॉपिक इस यूनिट का है आइसोमेरिज्म, पता है ना, समावयवता। वो बहुत बार क्या करता है, वहाँ से एक छोटा सा क्वेश्चन, समावयवता नहीं पढ़ेंगे अपन, समावयवता के अंदर पढ़ेंगे, पर वो इस तरह का एक क्वेश्चन पूछता है। जब आप IUPAC पढ़ोगे तो IUPAC में एक वर्ड आता है ब्रांच। जैसे ये ब्यूटेन है क्या? ब्यूटेन ही तो है, हाइड्रोजन जोड़ोगे तो ब्यूटेन ही तो है। ये हाइड्रोजन में नहीं जोड़ूंगा, हाइड्रोजन अपने को पता है कहाँ कितनी कितनी है। ये ब्यूटेन है। अब इस ब्यूटेन के अंदर जब अपन IUPAC पढ़ेंगे, कितनी ब्रांच नजर आ रही है? एक ब्रांच है या 2 ब्रांच है? एक ब्रांच है। तो ध्यान रखना इसके अंदर कोई ब्रांच नहीं है। नाले कौन सी ब्रांच है इसमें? ये तो चेन है। तो सबसे पहले तो ब्रांच का मतलब पता होना चाहिए आपको। ब्रांच का मतलब होता है जो मेन चेन के अलावा कुछ चीज जुड़ रही हो। जैसे तो अब इसमें मेन चेन तो कौन सी होती है? ये होती है। तो ये क्या है? ये ब्रांच है। ब्रांच का मतलब समझ में आ गया? अदर देन मेन चेन या अदर देन पेरेंट चेन, जिसको आप कहते हो जनक श्रृंखला या मेन मुख्य श्रृंखला, उसके ऊपर अगर कोई भी ग्रुप जुड़ रहा हो तो वो एज ए ब्रांच काउंट किया जाता है। बात समझ में आई? अरे बोलो। ठीक है, तो अब बस मुझे दिमाग लगा के बताओगे इसमें कितनी ब्रांच है? इसमें कितनी ब्रांच है? कितनी है? 0 ब्रांच है? पक्का? क्यों? क्योंकि चेन अब ये हो जाएगी, क्योंकि हम लोग तो ये पढ़ते थे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करना होता है, उसके बाद जो बचा होता है वो होता है चेन। बात समझ में आ गई क्या? तो यहाँ कोई ब्रांच नहीं है, यहाँ पे एक ब्रांच है, यहाँ भी नो ब्रांच। तो ब्रांच का मतलब समझ में आया? नो ब्रांच। तो एक क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कभी कभी कि एल्केन एल्केन एल्काइन जब आप पढ़ोगे ना वहाँ पे, तो वहाँ तो हम लोग मेनली रिएक्शंस और ये पढ़ेंगे। वहाँ क्वेश्चन कैसे आते हैं कि भाई एल्केन में एक ब्रांच के लिए मिनिमम कार्बन की संख्या कितनी होती है? एल्केन में
2 ब्रांच के लिए मिनिमम कार्बन की संख्या कितनी होती है, एल्कीन में 1 के लिए कितनी संख्या होती है। तो मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है आपको। तो एक छोटा सा हेडिंग और लगा लो, फिर हम लोग आगे की कहानी पढ़ेंगे। हेडिंग लगाओ, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन इन ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन। हिंदी में लिखोगे इसको क्या, शाखित हाइड्रोकार्बन, शाखित हाइड्रोकार्बन कार्बन, शाखित हाइड्रोकार्बन में न्यूनतम कार्बन की संख्या कितनी होगी। ठीक है, कि अगर आपको ब्रांच्ड या शाखित हाइड्रोकार्बन बनाना है तो मिनिमम कार्बन कितने चाहिए। ज्यादा से ज्यादा आपको 1 ब्रांच और 2 ब्रांच का पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक है भाई, ओके, समझिए। सबसे पहले 4 एल्केन, एल्केन के लिए, एल्केन के लिए अगर आपको 1 ब्रांच बनानी है तो मिनिमम कार्बन कितने होने चाहिए, बता सकते हो क्या? 1 2 3, 3 कार्बन से 1 ब्रांच बन जाएगी क्या? क्यों, बना सकते ना, ऐसे बना दे तो अपन, बनी क्या? नहीं बनी, ये तो एक ही चेन हो गई, मतलब 3 कार्बन से तो 1 ब्रांच नहीं बनेगी। तो अब ऑब्वियसली बात है 4 कार्बन बनाने पड़ेंगे। 4 कार्बन में चौथा कार्बन में कहाँ लगा दूं, तो 1 ब्रांच बन जाएगी क्या? तो ये कंफर्म हो गया कि मिनिमम कितने कार्बन चाहिए, 4 कार्बन चाहिए। किसके लिए? 1 ब्रांच बनाने के लिए। किस में? तो 2 ब्रांच के लिए बता दोगे मुझे? तो ये बनाओ आप अपनी कॉपी में कि 2 ब्रांच के लिए 4 आएगा, 5 आएगा या 6 आएगा। देखते हैं कितना आएगा। आएगा तो कोई ना कोई सा, या तो 5 होगा या 6 होगा। और ऑप्शन में वहाँ सभी लिख रहेंगे 5 6 7 8 या 4 5 6 7। थ्री डिग्री हाइड्रोजन 1 कैसे है? 3 डिग्री हाइड्रोजन 1 ही तो है। 3 डिग्री हाइड्रोजन वो होता है जो 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है। 3 डिग्री कार्बन कितना है, ये रहा, तो इससे 1 ही तो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो 3 डिग्री कार्बन से 1 ही हाइड्रोजन है, इसलिए वो 3 डिग्री हाइड्रोजन की संख्या 1 है। ठीक है, चलिए आंसर कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। 6 आएगा ना? हाँ बिल्कुल गलत है, जो 6 है। नले को इसके ऊपर 1 नहीं बना सकते हो क्या इधर? ये तो 1 ब्रांच, दूसरी ब्रांच में यहाँ नहीं बना सकता क्या? ये मेन चेन हो गई। 6 की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। ध्यान रखना ऊपर ये वर्ड लिखा हुआ है आपने, ये इसका मतलब क्या है? मिनिमम चाहिए आपको, मैक्सिमम तो कितने भी हो सकते हैं। आ गई बात समझ में? तो बस केमिस्ट्री भाई इन्हीं छोटी छोटी चीजों का खेल है। आपको ये बेसिक्स जितने अच्छे से पता है ना, आपके क्वेश्चन 100% सही हो जाएंगे। तो कितने हो गए कार्बन? 5। कोई डाउट? अरे बोलो, नो डाउट। चलो एल्कीन के लिए बना ले, लिखो 4 एल्कीन, 4 एल्कीन। एल्कीन के लिए आप मुझे बताओगे 1 ब्रांच के लिए। देखते हैं देखा कितने जनों का सही आंसर आता है। चार आ रहा है। ओहो, चार आ गए क्या? सभी के 4 आ रहा है, 5 नहीं आ रहा? आएगा भी नहीं, गलत है वो। देखो इधर 1 2 3, ये एल्किन यही है क्या? ठीक है, अब इसके ऊपर 1 ब्रांच बनानी है तो यही बना सकता हूँ मैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हो जाएगा 4 कार्बन से 1 ब्रांच। तो अगला समझ में आई गया होगा मैं क्या पूछने वाला हूँ।
2 ब्रांच के लिए। फिर मैं आपको ट्रिक बताता हूँ एक बहुत बढ़िया, क्योंकि ऐसे बना बना के देखना तो पॉसिबल होगा नहीं अपना वहाँ एग्जाम में, वहाँ तो टाइम बहुत कम मिलेगा हमें। इसको जो बताएगा वो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है क्लास में। 5 6 5 कितने जनों के आ रहा है हाथ खड़े करो। ये सब नालायक एक नंबर के। तुमने वही इसके नीचे जोड़ दिया होगा, है ना। कार्बन की वैलेंसी काउंट करो इसको नीचे जोड़ने के बाद। कार्बन की तुम 5 वैलेंसी बना दो, हैं कैलकुलेट पाप देगा तुम्हें ऊपर से बेटा बेटा कि मैं तो पूरी जिंदगी लगा करके ये खोज करके आया नीचे कि भाई 4 होती है वैलेंसी, और तुमने नहीं खोज कर दी। लेवेस्टेन का एग्जाम क्लियर करके क्या बनोगे? लेवेस्टेन बनोगे ना। तो साइंटिस्ट क्यों बन रहे हो? क्यों खोज कर रहे हो 5 कार्बन की? 4 ही होती है उसकी वैलेंसी। इधर देखो, साइंटिस्ट मत बनो, खोज नहीं करनी अपने को। अब जिसने थोड़ा सा दिमाग यहाँ लगाया होगा, सर ये तो एक ब्रांच थी, मैं यहाँ पे ऐसा और लगा दूं तो गड़बड़ क्या होगी? कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी? इसलिए ये तो सर ऑप्शन गलत है। तो अब आपको कहीं ना कहीं कार्बन, अब एक कार्बन मेरे को बढ़ाना है ब्रांच बनाने के लिए, तो ब्रांच में यहां बना के लगा सकता हूं क्या? तब तो ये पूरी एक चेन हो गई, मतलब यहां भी काम नहीं चलेगा। इधर जोड़ दो तो भी नहीं चलेगा, मतलब एक कार्बन तो आपको और बढ़ाना पड़ेगा, फिर ब्रांच लगानी पड़ेगी। तो इतना तो पहले से ही था सर हमारे पास, ठीक है, ये तो पहले से ही था। एक मैंने कार्बन और इधर बढ़ाया, तब भी ब्रांच नहीं बनी। अब मैं क्या करूं? ब्रांच बनाने के लिए एक कार्बन और जोड़ूं। किधर जोड़ूं? इधर जोड़ दूं? इधर जोड़ता तो मैं यही जोड़ लेता। इधर जोड़ नहीं सकता, वो चेन में आ जाएगा। इधर जोड़ नहीं सकता, चेन में आ जाएगा, तो जगह कहां बची? या नीचे जोड़ो या ऊपर? कहीं भी जोड़ सकते ना। बस, सब इंटेलिजेंट हो आप लोग। तो कितनी हो गई ब्रांच भाई? 2। और कार्बन कितने हो गए? बात समझ आई क्या? वेरी गुड। कितने जनों के सही था? 6 कार्बन। चलो, मतलब आंसर आ रहे हैं सबके। ऑनलाइन वाले भी सब इंटेलिजेंट हो गए आजकल, सब सही आंसर दे रहे हैं। 6C 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 6C। तो अगला क्वेश्चन क्या है अपना? हाँ, एल्काइन। एल्काइन में आप एक ब्रांच और 2 ब्रांच जल्दी जल्दी से सोल्व कर लो, और ये सही आना चाहिए हर जने का। फिर अपन बात करते हैं ट्रिक्स की, कि ये तो हो गया मेथड। 5 और 6, चलो देखते हैं कितने कितने आ रहे हैं। 5 आ रहे हैं, 5 और 6 देखते हैं। पाँच और 7, ये तो आगे चलेगी दुनिया में सबसे। भीड़ से अलग करना है तो भीड़ से अलग दिखना है तो भीड़ से अलग करना सीखो, है। तो ऐसा अलग नहीं करना कि बिल्कुल आंसर ही गलत आ जाए। सब 6 निकाल रहे हैं और अपन 7 निकालें। 7 आएगा क्या सेकंड वाले में? 6 से काम चल जाएगा? चल रहा है? चेक करते हैं। देखो इधर बोर्ड पे देखना, तुमने क्या खोज की, कहाँ की? एल्काइन। अगर एल्काइन में मैं यहीं पे बना के देखता हूँ, ये एल्काइन हो गया, ठीक है। अब मैं इस पे ब्रांच बनाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ ब्रांच लगा नहीं सकते, ये तो चेन में आ जाएगा। यहाँ ब्रांच लगा नहीं सकते, चेन में आ जाएगा। लेकिन यहाँ तो ब्रांच लगा सकते हैं ना? नहीं लगा सकते, नालायक। हाँ मत कर, 4 वैलेंसी पूरी हो रही है ना। हर चीज में हाँ नहीं करनी मेरे, सुना करो अच्छे से, समझा करो। क्यों लगाएंगे यहाँ कार्बन? कार्बन की 5 वैलेंसी नहीं हो जाएगी? नहीं हो जाएगी ना? हो जाएगी ना। तो फिर हाँ क्यों करे थे उस टाइम? गलत है ये। अब इस पे अपन एक ब्रांच बनाना चाहेंगे तो इस पे नहीं जोड़ सकते, इस पे नहीं जोड़ सकते, किस पे जोड़े? आ गई एक ब्रांच। तो एक ब्रांच के लिए कितने कार्बन हो गए? 5 कार्बन, ठीक है। अब 2 ब्रांच की बात करते हैं। तो ये तो सर ऑलरेडी जुड़ी हुई है। अब दूसरी ब्रांच बनाने के लिए ऊपर तो आ गई ना 2 ब्रांच। तो 7 कैसे हो गए थे ये कार्बन? कितने होंगे? ठीक है, ये तो हो गए अब कॉन्सेप्ट सारे, ठीक है। अब दिक्कत ये कि वहाँ एग्जाम में अगर 3 ब्रांच 4 ब्रांच ऐसा कुछ आ गया भाई देवे गलती से, तो हम इतना डायग्राम बना के थोड़ी टाइम वेस्ट करेंगे। ये तो कॉन्सेप्ट समझने के लिए अपन ने किया। अपने पास होनी चाहिए ट्रिक्स। देखो ट्रिक क्या है कि दुनिया में कोई सा भी कार्बन पूछ ले, कितने भी कार्बन पूछ ले,
आपको कितने भी ब्रांच पूछ ले विद इन सेकंड आंसर कैसे निकालना है, ये लिख लिया। हटाए, ट्रिक की बात करते, देखो अपने पास खूब सारी ट्रिक्स है, तो ट्रिक्स की बात करेंगे हम लोग। इधर लिखेंगे ब्रांच, कौन गिर गया? अरे चक्कर तो नहीं आ रहे ना? केमिस्ट्री इतनी टफ थोड़ी लग रही है। यस सर। इधर लिखेंगे एल्केन, इधर लिखेंगे एल्कीन, और इधर लिखेंगे एल्काइन। इधर लिखेंगे एक ब्रांच के लिए, इधर लिखेंगे 2 ब्रांच के लिए, इधर लिखेंगे 3 ब्रांच के लिए, इधर लिखेंगे 4 ब्रांच के लिए, सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। तो हमको कुछ नहीं पता, बस हमको तो ये पता है कि एल्केन सबसे इजी है। एल्केन में एक ब्रांच के लिए कितने कार्बन चाहिए, ये तो पता है, बना के भी देख लेंगे विद इन सेकंड में, ये 4। बस आगे कुछ नहीं याद करना, केवल हर नंबर को 2 बार रिपीट करना है, जोड़े बनाने हैं आपको। ये 4, वापस इसको एक बार रिपीट कर दो, 4, ठीक है। फिर अगला नंबर क्या आएगा, 4 के बाद क्या आता है, फिर वापस इसको 2 बार रिपीट कर दो। फिर अगला नंबर, फिर 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 ऐसे चलती जाएगी कहानी। अब चेक कर लो, एल्केन में एक ब्रांच के लिए 4 कार्बन ही थे क्या, लेकिन एल्केन में 2 ब्रांच के लिए कितने थे, यही आ रहा था ना, ठीक है। एल्किन में एक ब्रांच के लिए 4 थे क्या, लेकिन एल्किन में 2 ब्रांच के लिए 6 आ रहा था, आया क्या याद। एल्काइन में एक ब्रांच के लिए 5 कार्बन थे और एल्काइन में 2 ब्रांच के लिए यही आ रहा है ना। तो अब आगे कितने के भी निकाल लो, कौन सी दिक्कत है। अब डायरेक्ट पूछ ले, एल्किन में 4 ब्रांच के लिए कितने कार्बन चाहिए, 9 चाहिए। चेक करके देखते रहना घर पे, आराम से आ जाएगा, याद आ जाएगी ट्रिक। क्या करना है आपको, हर एक नंबर को 2 बार लिखना है। क्या बनाने हैं उसके, जोड़े बनाने, 4 का जोड़ा 4, 5 का जोड़ा 5। तो अपने को क्या बना के आने वहां पे, जोड़े। जोड़े बनाना सीख लो। देखो खुद के कब बनेंगे पता नहीं, लेकिन दूसरे के तो बना ही सकते हो, खुद के तो रिजल्ट के बाद ही बनेंगे अपने। तो कभी जैसे अपन ऐसे गलती से चूक भी जाए ना कि 5 की जगह 6 कार्बन कर आए गलती से, तो आप इस टेबल से मैच कर लेना जो आपने बनाया है वो सही है कि नहीं है। लिख लिया, ये कॉपी कर लो जल्दी से। ठीक, गलतियां होंगी। देखो कुछ बच्चों ने अभी भी एल्काइन में 5 और 7 दे रखा है, तो कभी भी इस तरह की गलती नजर आए 5 और 7, तो आप इससे क्रॉस चेक करो कि 5 और 7 नहीं है, 5 और 6। और अगर 5 और 6 के अलावा तीसरी ब्रांच जोड़ते तो कितने हो जाते, 8 हो जाएंगे कार्बन। चेक करके देख लेना, 8 से ही आएगा, 7 से कभी नहीं आ पाएगा। क्लियर है, याद हो गई सारी चीजें, भूलोगे तो नहीं। किसको, कार्बन। चलो हेडिंग लगाओ अपना मेन टॉपिक, जिसकी वजह से हम लोग कब से इंतजार कर रहे हैं, जिसका बरसों से है इंतजार, नोमेनक्लेचर, नामकरण। नोमेनक्लेचर या नामकरण। तो यहां हम नामकरण किसका करेंगे, किसका करेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड का, क्योंकि चल रही है हमारी क्या, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और उसी का नामकरण करना है। तो जैसे अपन यहाँ भी नामकरण करते ना, अपन यहाँ पे नामकरण किस तरीके से करते हैं, अपने घर में कोई बच्चा होता तो पंडित जी को बुला करके, ठीक है, उसका मोरे तोड़ा देख दाखा करके। यहाँ पे भी नामकरण करने के कुछ तरीके, यहाँ पर नामकरण करने के लिए मेन 3 तरीके होते हैं। तो 3 मेथड्स हैं जिनका नामकरण करने के लिए। कौन कौन से 3 है, एक तो कॉमन नेम,
जिसको आप कौन सा नाम कहते हो, साधारण नेम। दूसरा नाम क्या है इसका, रूड नेम, कॉमन नाम, इसी को कहते हैं ट्राइवियल नेम, ट्राइवियल नेम। रूड पद्धति पढ़ते हो ना, रूड नाम। दूसरा कौन सा पढ़ते हो, डिराइव्ड, व्युत्पन्न पद्धति। तो इन सब की रामायण अपने को डिटेल में कुछ नहीं पढ़नी है, क्योंकि हमारे सिलेबस में जो डायरेक्ट मेंशन है वो है आईयूपीएसी। पर आईयूपीएसी पढ़ने के लिए कुछ बेसिक इनकी जानेंगे हम लोग। आईयूपीएसी का दूसरा नाम क्या है, आईयूपीएसी का दूसरा नाम जिनेवा सिस्टम। सुना है क्या, नहीं सुना, जिनेवा जिनेवा जिनेवा, अब सुन लिया ना 3 बार। हाँ, अब झूठ मत बोलना, नहीं सुना, अब मत कहना नहीं सुना। आईयूपीएसी का फुल फॉर्म इंटर नेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। चलो भाई लिख लो फटाफट से। थोड़ा बहुत तो वैसे आपको आईयूपीएसी आता होगा ना, ठीक है, पर थोड़ा बहुत से काम नहीं चलेगा, अपने को पूरी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है ना। तो जो आपको आता है बहुत अच्छी बात है, जो नहीं आता है उसको अच्छे से सीखना। अच्छा, मैं आपको डांटता तो नाराज हो तो नहीं, तो बुरा तो नहीं लगता ना, नालायक बोलता तो बुरा तो नहीं लगता ना, तो बुरा लगाया करो नालायक, और पढ़ा करो थोड़ी शर्म करके। बुरा भी नहीं लगता, पढ़ना भी नहीं है, तो ऐसे बुरा नहीं लगाना। लेकिन कि ठीक है, हाँ सर ने ऐसे डांट दिया, क्यों, ठीक है, हाँ नहीं पता पढ़ेंगे, ठीक है ना, तो थोड़ा लगाया करो बुरा भी, शर्म आनी चाहिए थोड़ी सी कि आपने को नहीं पता, अपने जस्ट 11-12 पढ़ के आए, तो अपन थोड़ी सी और मेहनत करेंगे। पर आपको और कुछ मेहनत नहीं करनी, आपको केवल ये करनी है कि जो पढ़ा रहा हूँ वो जाके पढ़ना है। सारा मैं पढ़ाऊंगा, आपको कोई दूसरी बुक्स नहीं खोलनी है, कोई दूसरा रजिस्टर नहीं खोलने। खोलोगे दूसरा रजिस्टर, अरे फिजिक्स और बायोलॉजी की तो खोलना, केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं, नहीं खोलेंगे फिजिक्स और बायोलॉजी खोले, केमिस्ट्री में और कुछ रजिस्टर नहीं खोलने, केवल अपन जो पढ़ रहे हैं उतने पढ़ लोगे, आपके सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। लेकिन बस घर पे जाके रिवाइज डेली करना, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। वैसे तो हमको करनी है आईयूपीएसी, लेकिन थोड़ी सी बात हम लोग और क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि मैं एक कारण बता देता हूँ कि जैसे आईयूपीएसी नाम आपको बहुत अच्छे से पता है, जैसे कितने कार्बन है ये, 5 कार्बन, मैंने 6 और 7 जोड़ दिए, क्या नाम हो गया इसका, हेप्टेन बोलते हैं आईयूपीएसी नाम। लेकिन आपको ये दिक्कत ये आएगी कि जैसे गलती से यहाँ पे जुड़ गया ये ग्रुप, ठीक है, अब वो नाम देगा, इसका क्या नाम होता है वैसे, कितने नंबर पे, 1 2 3 4, उधर से करेंगे तो किधर से करें, कहीं से भी कर लो। अब वहां पे आप नाम लिखते हो, कोई कहेगा इस दिए गए कंपाउंड का नाम है, क्या नाम है, 4 आइसोप्रोपाइल हेप्टेन। अब आपके होगा सर मजा आ गया, मजा कैसा है, मजा कुछ भी नहीं आया। ये जो आइसोप्रोपाइल नाम लिखा है ये इसका आईयूपीएसी नाम नहीं है, ये कॉमन नेम है। मतलब पहले थोड़ी सी आपको जानकारी ये भी तो होनी चाहिए कि कॉमन नेम में किसको क्या लिखा जाता है, आइसोप्रोपाइल क्या है, आइसोब्यूटाइल क्या है, एन पेंटाइल क्या है, आइसोपेंटाइल क्या है। तो डायरेक्ट आप आईयूपीएसी नहीं पढ़ पाओगे जब तक आपको इनके कुछ बेसिक कॉमन नाम नहीं पता। तो कल सबसे पहले आकर के हम लोग बेसिक आइसो, नियो, ठीक है, एन, इनके बेसिक नाम पढ़ेंगे, फिर हम लोग इसको जोड़ेंगे आईयूपीएसी से। बात समझ में आ गई, कौन सी चीज क्यों पढ़ रहे हैं, कारण समझ में आ रहा है ना, ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।